नमस्कार। अजय त्रिवेदी। इस देश में एक के बाद एक लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, खास तौर पर दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। और इतनी बड़ी चीज सीजीआई माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि संविधान के रक्षक हैं, उनके ऊपर भरी अदालत में जूता फेंका जाना, वो भी एक सिरफुरे वकील राकेश किशोर, उसके अलावा आईपीएस वाई पूरन कुमार, जिन्हें इस समाज की, इस सरकार द्वारा जो इस समाज को जिस ढंग में ढालने की कोशिश की गई पिछले 11 सालों से, उसका नतीजा ये रहा कि उस आईपीएस को सुसाइड करना पड़ा। ये किस तरह की व्यवस्था है? ये रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। वो चाहे आईपीएस वाई पूरन कुमार हो या रोहित वेमुला हो, इन दोनों की कहानी एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। दोनों ने ही सुसाइड किया। इस सरकार और सरकार द्वारा जिस ढंग से समाज को रूढ़िवादी 100-200 साल पुराने उस कालखंड में पहुंचाने की जो कोशिश की गई है इन 11 सालों में, उसका नतीजा था आईपीएस अधिकारी को उसके अपने महकमे में ही प्रताड़ित किया जा रहा था। ये आरोप है उनके। उन्होंने जो बाकायदे अपने सुसाइड नोट में बाकायदे लिखा है कि उसको मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने अपनी सुसाइड नोट में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने 8 से 12 वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम लिए हैं, जिनमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र विजरणिया। पूरन कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके साथ लगातार जातिगत भेदभाव किया गया, जिससे उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। उन्हें गैर जरूरी नोटिस देकर तंग किया गया। उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एसीआर में जानबूझकर गड़बड़ की गई और उन्हें गैर मौजूद पदों पर लगाया गया, जिससे उनकी इज्जत और करियर प्रभावित हुआ। कई बार छुट्टी नहीं दी, जिससे वो अपने बीमार पिता से मिल नहीं सके और कानूनी संवेदनशील मामलों में जानबूझकर देरी की गई। सरकारी आवास, वाहन और दूसरी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। उनके खिलाफ झूठे और गुमनाम आरोप लगाए गए और शिकायतें फैलाई गई। उन्होंने 9 पन्ने की सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि उनके साथ एससी अधिकारी होने के चलते यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया, जिससे वह टूट गए। पूरन कुमार ने जिन अधिकारियों को नामजद किया, उनके खिलाफ उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में नामित अधिकारी, जिसमें कि शत्रुजीत सिंह हरियाणा डीजीपी, नरेंद्र विजरणिया रोहतक एसपी, अमिताभ ढिल्लो एडीजीपी, उसके अलावा जैसा मैंने बताया, शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा डीजीपी, नरेंद्र विजरणिया रोहतक एसपी, अमिताभ ढिल्लो एडीजीपी, संजय कुमार एडीजीपी, पंकज जैन आईजीपी, काला रामचंद्रन पूर्व एडीजीपी, संदीप सिरवार पूर्व सीपी गुड़गांव, संजय कुमार एडीजीपी, पंकज नैन आईजीपी, काला रामचंद्रन पूर्व एडीजीपी, संदीप खिरवार, शिवास कविराज पूर्व जेसीपी गुड़गांव,
मनोज यादव पूर्व डीजीपी, पीके अग्रवाल पूर्व डीजीपी और उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है इन लोगों के खिलाफ, उसमें धारा 3(1)(R) अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, धारा 108 3(5) के तहत भारतीय न्याय संहिता अपराध के लिए आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 3(1)(R) अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, छल कपट, उत्पीड़न, भेदभाव, इस तरह के आरोपों में संगीन आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन हरियाणा सरकार क्या कर रही है? उनके मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री हरियाणा में जो हैं वो उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि उचित कार्रवाई होगी। आज तक सोए क्यों रहे? और सबसे बड़ी, इसी तरह से वाल्मीकि, रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। वो राहुल गांधी का नाम लेता है तो मारने वाले, पीटने वाले कहते हैं कि वो बाबा के आदमी हैं। बाबा माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके गुर्गे पीट पीट करके एक हरिजन को, दलित को मार पीट देते हैं, जान से जान ले लेते हैं। इलाहाबाद में इसी तरह की घटना होती है। हाथरस, उन्नाव में महिला अत्याचार की घटनाएं, मॉब लिंचिंग, मध्य प्रदेश का नाम लीजिएगा, जहां एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया जाता है। पटना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हाथरस, उन्नाव, हर जगह एक ही चीज। ये सरकार है। इस सरकार को वास्तव में कभी भी कुछ दिमाग में आता है क्या कि वो कर क्या रहे हैं? कभी मुस्लिमों को अपने निशाने पर ले लेंगे, उन्हें मार गिलाएंगे। और एक चीज और, राकेश किशोर को केवल आपत्ति इस बात से नहीं थी कि खजुराहो के विष्णु मंदिर, विष्णु प्रतिमा को लेकर के सीजीआई ने क्या टिप्पणी की थी। ये राकेश किशोर को चुभती है बात कि सीजीआई बुलडोजर के खिलाफ क्यों बयान देते हैं। यानी कि बुलडोजर, आम आदमी, सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी, उनके आगे संविधान नाम की कोई चीज नहीं है क्या? संविधान की शपथ लेकर के आते हैं और उन्हें खुली छूट मिल जाती है शपथ लेने के बाद कि वो किसी का घर जमींदोज करते हैं, क्योंकि वो हरिजन है, वो दलित है, वो आदिवासी है, वो पिछड़ा है, वो मुस्लिम है। ये अधिकार आपको दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट इस पर बार बार निर्णय दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के शासन लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है। राकेश कुमार उस प्रजाति से आ रहे हैं जहां पर यही सिखाया गया है कि संविधान की अवहेलना करो, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करो। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी के सांसद बिहार से आते हैं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई देश को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूजा करते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी की पूजा मत करो, व्यक्ति की पूजा मत करो। व्यक्ति की पूजा करके, उसको देवता बना करके, उसकी मूर्ति स्थापित करके उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को कुचल डालो।
सीजीआई पर हमला सुनियोजित हमला है। ऐसा नहीं है कि राकेश किशोर ने के दिमाग में अचानक से कुछ आया और वो कोर्ट के भीतर गए और उन्होंने जूता चला फेंक दिया, उछाल दिया। ये सुनियोजित तरीके से आरएसएस और बीजेपी की चाल है कि किसी तरह से संविधान को खत्म करना है और उनकी जो मानसिकता है, दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, मुस्लिम हों, उनको खत्म कर देने की इनका मंसूबा वही है। उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान को माथे लगाना महज एक नाटक था प्रधानमंत्री का। एक तरफ वो संविधान को माथे लगाते हैं और दूसरी तरफ जब सीजीआई माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर के ऊपर कोर्ट के भीतर जब जूता उछाला जाता है तो उसके बाद से 9-10 घंटे लग जाते हैं प्रधानमंत्री को उनको फोन करने में। और फोन करने के बाद वो एक्स पर पोस्ट क्या करते हैं, उनकी सीजीआई की संवेदनशीलता की बात करते हैं। और नहीं तो क्या, हर कोई आरएसएस माइंडेड तो है नहीं। सीजीआई क्या करते उस समय, अपनी कुर्सी छोड़कर के नीचे आते और किशोर कुमार राकेश किशोर के साथ हाथापाई करते। वो एक उनका बड़प्पन था। उस कुर्सी पर बैठने के लिए उस कुर्सी का मान रखना। ऐसा नहीं है जो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, सम भारती कोई हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर लगातार उनको ट्रोल कर रहे हैं, गाली गुप्ता दे रहे हैं। ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं जिन्हें आप बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बावजूद सरकार मौन है, गृहमंत्री मौन है। प्रधानमंत्री ने एक सीजीआई की संवेदनशीलता पर, उनकी शांति पर 2 लाइन लिख करके वो भी शांत है। कानून मंत्री तो 24 घंटे बीत जाने के बाद मीडिया के सामने आते हैं और वो भी यही बात कहते हैं जो प्रधानमंत्री। यहां तो एक लाइन अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो बाकी जितने लोग हैं उसी को दोहराते चले जाते हैं, रिपीट करते चले जाते हैं। वो स्टीरियोटाइप घूमने लगता है वो बयान। उसी तरह का बयान कानून मंत्री देते हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई हुई क्या? क्या उसे आदमी को जेल भेजा गया? और तो और जेल भेजना या कार्रवाई की बात तो दूर, वो मीडिया को इंटरव्यू देता है और कहता है कि हमको इस पर कोई अफसोस नहीं है। हद हो गई है। इस तरह से देश को खुद एक तनावपूर्ण स्थिति में भेजने वाले ये सत्ताधीश हैं, न कि राहुल गांधी जो कि युवाओं का आह्वान कर दिया, युवाओं जनजी का आह्वान कर दिया, छात्रों का आह्वान कर दिया। तो उनको कहा गया कि ये गृह युद्ध पैदा करना चाहते हैं। दरअसल गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां ये सत्ताधीश लोग पैदा कर रहे हैं, जिसके चलते जगह जगह अब बहुजन समाज भी खड़ा होने लगा है। पिछले दिनों लखनऊ में विशाल रैली करने वाली बसपा प्रमुख मायावती, वो दलितों की रहनुमा का नेतृत्व करती हैं, उनका रहनुमा अपने आप को बताती हैं। एक बार भी उन्होंने हरिओम वाल्मीकि का नाम नहीं लिया कि उसकी हत्या कैसे की गई। एक बार भी उन्होंने सीजीआई पर जूता उछालने का जिक्र नहीं किया, उसको कंडेम नहीं किया।
आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया, क्यों किया, इस पर कोई उनकी बोलती बंद रही। बोला क्या उन्होंने कि उन्होंने जो पार्क बनवाए थे, जो हाथी गढ़े थे, उनकी देख रेख उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है, उसके आभारी हैं। कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया, सपा को उन्होंने निशाने पर लिया, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने उजागर कर दिया कि वो आज भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बी टीम सी टीम कोई चीज नहीं है। आज वो बसपा बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का एक अनुषांगिक संगठन बन गया है। अभी तक कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं। इन सब ने पूरे देश को उद्वेलित किया है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, जिसका नतीजा आज दिल्ली में देखने को मिला, जब बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे, बैरिकेड तोड़ दिए, उन्हें संसद भवन तक जाना था, जंतर मंतर तक जाना था, वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे। सीजीआई पर जो हमला, जूता उछाला गया है, उस तरह की जो प्रकरण हुआ है, उसका विरोध करना चाहते थे। जिसने जूता उछाला उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और तमाम जो हरकतें हो रही हैं दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, बड़े गर्व के साथ कहते हैं प्रधानमंत्री की वो ओबीसी है। लेकिन जब ओबीसी के लोग प्रताड़ित किए जाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, उस समय वो कुछ उनकी बोलती बंद हो जाती है। और जब दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को ह्यूमिलेट करना होता है, उन्हें ये बताना होता है, उन्हें ये जताना होता है कि तुम फला जाति के हो, यहां इस देश में इन 11 सालों में जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, वो अत्यंत घातक हैं, इस देश के लिए निराशाजनक हैं, चिंतनीय हो गई हैं। उससे भी ऊपर जाते हुए अब स्थिति ये बन गई है, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तालिबान के विदेश मंत्री और अमीर खान मुत्तकी की नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि महिला पत्रकारों को बाहर कर दिया गया और ये कहा गया कि महिला पत्रकार इसमें नहीं आ सकते हैं। इस पर भी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि नारी वंदन करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, उनकी पूजा की बात करते हैं, एक शब्द अभी तक उनका कोई नहीं आया है। बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस पर भी अपनी टिप्पणी व्यक्त की है, एक्स पर पोस्ट किया है कि और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, जब आप सार्वजनिक मंचों से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देते हैं तो आप भारत की हर महिला को यह बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने में बहुत कमजोर हैं। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन को उजागर करती है। एक बार फिर से पढ़ता हूं, मिस्टर मोदी, जब आप सार्वजनिक मंचों से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देते हैं तो आप भारत की हर महिला को यह बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने में बहुत कमजोर हैं।
इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन को उजागर करती है। सवाल ये नहीं है ये जिस संविधान की बात करते हैं, जिस मनुस्मृति की बात करते हैं, आरएसएस की ये सोच है। जब 100 साल से ये सोच है, आरएसएस में आज तक किसी महिला को देखा क्या? ये महिलाओं के नाम पर नारी शक्ति और तमाम फलाने ढंकाने तमगे जो लगाए जाते हैं, ये केवल और केवल वोट बटोरने के लिए होते हैं। इनके लिए दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम और महिलाओं में कोई अंतर नहीं है। अगर महिलाओं को ये सम्मान की दृष्टि से देखते होते तो इनकी पार्टी के लोग महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं करते, अश्लील हरकतें नहीं करते, छेड़खानी नहीं करते। कर्नाटक से लेकर के बनारस, दिल्ली से लेकर के पटना, गुजरात, अहमदाबाद, हाथरस, उन्नाव, उड़ीसा, जहां देखिए वहां जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है इन 11 सालों में, वो स्थिति कभी नहीं रही। और इन सब के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।